सारी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी चलेंगी। अगर ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, छुट्टी मत मारो, छुट्टी मत मारो, साथ से तो चल ही रही है ना, तो सुन लो क्या हो रहा है। बाद में कवर करने से अच्छा उस टाइम सुन लो, बाद में फिर कवर करोगे तो जीरो से बेटर होगा। गैप मत आने देना, गैप मत आने देना ड्यू टू एनी रीजन, गैप मत आने देना, क्योंकि अभी बिल्डिंग होगी कॉन्सेप्ट की, गैप मत आने देना। मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? अब इसमें 3-4 चीजें इंटर रिलेटेड है, तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ हम एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी अंडरस्टैंड करेंगे और पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस आपके पूरे 11th के सिलेबस की रिफ्लेक्शन होगी, तो विजुलाइज कर पाएंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस इंटर रिलेटेड है। हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? एक सिंपल सी बात होगी कि एक बिजनेस ओनर ये जानना चाहता है कि मेरा इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अगर हुआ तो। समझ आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा अपने बिजनेस का? प्रॉफिट और लॉस एसरटेन करना। हर लाइन में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, सब कुछ आपके लिए नया होगा। तो अगर मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं मैक्सिमम वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूं, बट कुछ टर्म्स मेरे लिए बहुत जनरल हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके लिए न्यू है और आपको उसका मीनिंग नहीं आता और आपने वो क्लियर नहीं करा मीनिंग पूछ के, तो आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इन टोटलिटी। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि कोई भी टर्म यूज हो रही है ना, उसका जनरल मीनिंग आपको क्लियर हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बट एक आइडिया होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ओके, तो चलो, व्हाट इज अकाउंटिंग? पहली बात, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटेंसी is the entire field, entire knowledge. Accountancy is the subject. जो हमारा सब्जेक्ट है 11th में, that is accountancy. Accountancy is the knowledge which we will gain and use for accounting. Accounting is a process. बिजनेस के जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग करनी है हमने। तो व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंसी होती है द एंटायर नॉलेज, द सब्जेक्ट which will help us understand the process of accounting. तभी हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions. Okay, I'll start again. Accounting is a systematic process of recording, प्रोसेस का एक पार्ट है, क्लासिफाइंग, प्रोसेस का एक पार्ट है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्या? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयरऑफ। अब सोचो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होनी चाहिए इसी ऑर्डर में। सर 2 मिनट तो अभी याद कर लेंगे, आधे घंटे बाद भूल भी जाओगे। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रोसेस को विजुअलाइज कर पाए तो सीक्वेंस में याद हो जाएगी आज जाने से पहले, और ऐसी याद होगी कि जिंदगी भर अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं भूलोगे। तो मैं बस वही कह रहा हूं कि हर चीज अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग वुड बी द फर्स्ट स्टेप, देन वुड बी विजुअलाइजिंग कि अच्छा ये यूज कहाँ हो रहा है, क्या सीक्वेंस है, देन वुड बी रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई चीज याद होती है तो मेरा प्रोसेस फास्ट अप हो जाता है। याद करना कभी नेगेटिव नहीं होता, बिना समझे याद करना उसको रट्टे मारना कहते हैं। बिना समझे याद करना वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, उससे अच्छा तो कुछ भी मत करो, क्योंकि अगर आप रट्टे मारोगे
मैथ्स अकाउंट्स रट्टे मार के नहीं, इट इज नॉट हिस्ट्री, ठीक है ना। इट इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल मतलब आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। आई विल कम बैक टू द अकाउंटिंग प्रोसेस अगेन। डेफिनेशन, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स इंटररिलेटेड है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting क्या financial transactions and communicating the results thereof। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म मैं जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। आप बता सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं मिस्टर ए? हम थोड़े से कोड नेम्स यूज करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो ए अक्षित है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। तो ए आरव भी हो सकता है, बट मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी ए आप हो। तो ट्राई, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? नो नो, you are giving an example of a financial transaction. You are giving an example कि goods purchase, कुछ सामान खरीदा हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा मैंने अपने सेंटर का, इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? है ना। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो अनलिमिटेड हो सकती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग पूछ रहा हूं। ट्राई करना चाहेगा कोई? एम, एम आप ही हो ना? टी, टी सॉरी, हाँ धीरे धीरे। We withdraw, then you're talking about the money which we withdraw from the bank and use it for the business. No, I'm again talking about the meaning of a financial transaction. No, okay, close. M, हाँ कोई बात नहीं। 99% आंसर्स इनिशियली आई डोंट नो ही होते हैं। जल्दी से बोल देना आई डोंट नो, ताकि आगे बढ़ जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। आई डोंट नो, आप बोर्ड बनवा सकते हो आई डोंट नो का, ठीक है ना। बोलो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन नहीं। अरे तो अगर आपने मुझे फीस दी कैश में, तो वो मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है। चलो मैं बताता हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन which is related to my business and can be measured in terms of money। दो क्राइटेरिया होंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, दो क्राइटेरिया। वन, इट शुड बी रिलेटेड टू माय बिजनेस। सेकंड, इट शुड बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा ट्यूशन सेंटर का, इज इट रिलेटेड टू माय बिजनेस? यस। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा अपने घर का, इज इट रिलेटेड टू माय बिजनेस? No. So identification whether the transaction is related to my business or is it a personal transaction? Simple. हम कोई भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे पार्टी करी, खर्चा हुआ, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट विल बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस अलाउ करता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कुछ भी सेलिब्रेशन, बट हमने पार्टी करी बाहर जाके और पर्सनल लेवल पे। ट्यूशन की पार्टी भी अगर बाहर हो रही होगी ना, इट विल बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या ऑफिसेज में पार्टी नहीं होती? क्या वो बिजनेस एक्सपेंसेस में नहीं दिखाते होंगे? यस। बट आपके पर्सनल पार्टी चल रही है कि मेरा बर्थडे है, मैं बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और अ पर्सनल ट्रांजैक्शन? के करेक्ट। बट मैं अपनी बर्थडे पार्टी अपने स्टूडेंट्स के साथ यहां पे सेलिब्रेट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स के साथ हो गया ना, तो वो बिजनेस रिलेटेड हो गया, बिजनेस प्रेमाइसेस पे हो गया। तो बेसिकली अगर कोई बिजनेस अपने एम्प्लॉइज के साथ या अपने स्टाफ के साथ, तो हमारे केस में अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं, इट कैन बी लिंक टू द, इट विल बी लिंक टू द बिजनेस। पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा है क्या, या वो बिजनेस कैपेसिटी में हो रहा है? अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ कोई इवेंट कर रहा हूं, इज इट इन द पर्सनल कैपेसिटी और द बिजनेस कैपेसिटी? बिजनेस कैपेसिटी। तो इट विल बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
So first step would be to identify whether a transaction is related to the business or is of a personal nature. Personal transactions business में enter नहीं होती. Okay? कोई doubt? दूसरा, दो एस्पेक्ट्स बताए थे मैंने. एक, वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट. दूसरा, measurable in terms of money or not, whether the transaction can be measured in terms of money or not. अगर वो दोनों क्राइटेरिया हो जाते हैं फुलफिल, then it is categorized as a financial transaction, then it will be entered in the books of the business. कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मुझे? आप ट्राई करेंगे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों का एग्जाम्पल देना है कि एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो हो सकती है बट मेरे अकाउंट्स में नहीं एंटर होगी. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्राई मॉनेटरी का एग्जाम्पल. हाँ, परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है सर? गुड्स छोड़ो ना, सिंपल एग्जाम्पल, रेंट पेड, salary paid, electricity expenses paid. Profit is not a transaction. Profit is the result of the business transactions. Profit is not a transaction. It will be the result of the transactions which took place in the year. So, बिल्कुल सही. Loan borrowed from bank, loan borrowed from a person to run the business. Loan is a business transaction. बिल्कुल ठीक. अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का कोई एग्जांपल दे सकता है? ना, नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करे. नोट्स तो स्टेशनरी कॉस्ट है मेरी, प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो नोट्स विल इन्वॉल्व कॉस्ट. क्यों? क्योंकि कैन दैट मनी स्पेंड, कैन द ट्रांजैक्शन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स. इशिका? यस, क्योंकि पेपर परचेज हुआ, प्रिंटर यूज हुआ, तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. एफर्ट एक अलग चीज हो गई, कंटेंट की बात नहीं हो रही. अकाउंट्स इन सब चीजों में नहीं आता. कि एग्जांपल दे दिया मैंने, से हिंट दे दी बहुत बड़ी कि नॉन मॉनेटरी. मोटिवेशनल लेक्चर, अब मोटिवेशनल लेक्चर हो सकता है उसके बाद एम्प्लॉइज एकदम अपने जोश में आ जाए और उनकी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हो जाए, बट दैट पर्टिकुलर इवेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो अकाउंट्स उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा. वेरी गुड. ट्रस्ट, ऑनेस्टी और सिंपल सी बात, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको, आपकी फीस क्या है, एग्जाम्पल कम करके बोल सकते हो, एग्जाम्पल कुछ भी, 200 रुपए, ठीक है ना? ओके, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड सो यू हैव टू बी केयरफुल. तो कितनी है आपकी फीस? 200 रुपीज पर एनम, ठीक है ना? अब क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, पर मंथ. अब ध्यान से देखना, 200 रुपीज पर मंथ है फीस. अब मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा अगर, तो क्या आप मुझे कितने दोगे? अगर फीस 200 है तो एक्स्ट्रा नहीं दोगे कुछ? बख्शीश? नो टिप, नथिंग. 300 थोड़े बढ़ा दोगे? तो फिर वो उसमें बढ़ा देना जो एक्चुअल है, अगर कुछ ऐसा लगे तो, ठीक है ना? अब आपकी फीस है 200, अब आपकी फीस है 200. मजा नहीं आया सर, तो क्या पैसे काटोगे? क्यों? अब खुशी हुई जब अच्छे काम पे तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो मुझे, जब आपको मजा नहीं आया तो क्या पैसे नहीं काटोगे? सर मुझे समझ नहीं आया मुझे कि आज आपने क्या पढ़ाया, 10 रुपए काटो इनके. नहीं, क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊं तो भी फीस वही है, बेकार पढ़ाओ तो भी फीस वही है. दैट माइट अफेक्ट माय बिजनेस इन टोटलिटी, बट अकाउंटिंग, जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा हूं बुक्स में, तो वो बस फीस रिसीव्ड एंटर करेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मनी, अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, वो टोटल वो दिखाएगा. मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार यूज कर रहे हो आप, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखा रही है अकाउंट मॉनेटरी टर्म्स में. अभी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की परफॉर्मेंस बताते हैं मॉनेटरी टर्म्स में. तो उसमें बस ये लिखा जाएगा कि कितनी फीस आई, कितने खर्चे हुए, क्या प्रॉफिट रहा. आपके स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा उसमें, आपने अच्छा पढ़ाया या बेकार पढ़ाया वो सब नहीं आ रहा उसमें. बात समझ आई? अब फॉर एग्जाम्पल आप होमवर्क करके नहीं आए, ठीक है ना? हो जाता है कभी कभी, गलती इंसान से ही होती है.
तो आपको प्यार से चांटा पड़ा, ठीक है ना, पड़ गया चांटा। तो अब क्या होगा, अगली बार या तो आप होमवर्क करके आओगे या शायद आओगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शिका मैं तो जाऊंगी, नहीं पढ़ते ऐसे, ठीक है ना, बिना बात के पढ़ते ही नहीं है। आज तक मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, स्केल टच कर सकता है तुम्हें, ठीक है ना, मैं नहीं करूंगा। अब ध्यान से देखना, बट दैट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, बट कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो सर। कुछ बच्चे इसमें आंसर दे सकते हैं कि सर वो नहीं आया उसके बाद, वो तो छोड़ो, हो सकता है 4-5 और नहीं आए उसके बाद, तो उससे जो बिजनेस लॉस हुआ दैट कैन डेफिनेटली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेट अस टेल यू, ठीक है ना, बी केयरफुल, दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा आप सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? हो सकता है उसके बाद बाकी सब अलर्ट, ठीक है, कि होमवर्क टाइम पे हो रहा है, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन, तो वो तो उसके कॉन्सिक्वेंस है, वो सारे नॉन मॉनिटरी हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, दैट पर्टिकुलर इवेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, अब जैसे आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैंने कहा सब तालियां बजाओ, ओके, बड़ा मजा आया, आप मोटिवेटेड, और उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल गई और आप टॉपर बन गए स्कूल के। इट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, इट हेल्प्ड यू इवॉल्व, but can it be measured in terms of money? So accounting is restricted to only those transactions which can be measured in terms of money. So the first step of accounting would be identification. First step would be identification. क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं, एक चीज। दूसरा, वेदर और नॉट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आइडेंटिफिकेशन हो गई। फिर सेकंड स्टेप होता है मेजरमेंट। सेकंड स्टेप क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब सर, मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 टेबल्स खरीदे बिजनेस के लिए, 10 स्टडी टेबल्स खरीदे, एक स्टडी टेबल 5,000 रुपए का है, एग्जाम्पल। अच्छा, फीस 200 रुपए की और स्टडी टेबल 5,000 का है, जो चीज 2,000 की है उसको आप 5,000 लगा रहे हो, उल्टा कर रहे हो, एग्जाम्पल। चलो 1,000 रुपए, ठीक ठीक लगा लेते हैं। एक स्टडी टेबल 1,000 रुपए का, तो 10 स्टडी टेबल खरीदे मैंने, कितने रुपए हो गए? 10,000। अब जब मैं अकाउंट्स बना रहा हूं, तो मैं क्या दिखाऊंगा? 10 टेबल्स या फिर फर्नीचर 10,000 रुपीज? पहली बात कैटेगराइजेशन होगी उसकी, कि मैं टेबल खरीदूं या चेयर खरीदूं या कुछ भी, ये सब फर्नीचर में आता है। किस में आता है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू बी प्रिसाइज, बट सिंप्लीफाई करते हैं, फर्नीचर में आता है। फर्नीचर में भी ये नहीं लिखा होगा कि कितने चेयर टेबल है, अकाउंट्स ये सब नहीं करता। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? टोटल मनी स्पेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो सेकंड स्टेप का काम क्या होता है कि जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना, तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट कलेक्टिवली फर्स्ट स्टेप होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट फर्स्ट स्टेप होते हैं कलेक्टिवली किसके? अकाउंटिंग प्रोसेस के। क्या हो रहा था आइडेंटिफाई और मेजर पर? क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे, क्या मेजर कर रहे थे? एक टर्म से मैं पूरी कहानी सुना रहा था। फर्नीचर में मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारी अकाउंटिंग का ही है कि हमारे पास फर्नीचर कितना है, बाकी तो सब चलता रहेगा। इशिका, व्हाट आर वी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड मेजर? सर, यू सेड यू वोंट यूज द नेम्स, but if you are attentive then I won't, if you are not then I will. So I saw that you were not attentive. बोलो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्या कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ध्यान से देखना बेटा, कहानी अभी कंटिन्यू होगी। हम क्या आइडेंटिफाई और मेजर कर रहे थे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस
which are related to the business and can be measured in terms of money. अभी तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, हो गई आइडेंटिफिकेशन, हो गई मेजरमेंट। अब एक्चुअली वो आपके अकाउंट्स में कहीं पे एंटर होंगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट हो गई, उसके बाद वो बुक्स में एंटर हो रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट टेक्निकली एक बैक एंड स्टेप्स होते हैं। बैक एंड मतलब अभी प्रोसेस एक्चुअली शुरू हुआ नहीं है, कहीं दिखेगा नहीं अभी होता हुआ, क्योंकि अभी तो बस फिल्टर हो रहा है कि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ये मेरे बिजनेस से नहीं है, ये मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है, ये नहीं है, हो गया सब कुछ। चलो बेटा आप शुरू करते हैं। तो क्या होगा जब आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट हो चुकी है? अब होगी रिकॉर्डिंग। क्या होगी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है एंटरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in the books of accounts. Entering the financial transactions in the books of accounts. Recording in progress. तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे होगी सर? लैपटॉप में नालायक। रिकॉर्डिंग कहां पे होगी? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट हो गई। बुक्स का नाम होता है, ठीक है ना, कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस बुक में होगी, उस बुक का नाम क्या है? गलत बोल रहे हो? या तो पूरा बोलो या मैं आगे चलूं। नो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स में होगी। उन रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। तुक्के मारो बट ढंग के, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखना। आपने मारना है, ठीक है, मारना है तो इधर मारो, आपस में नहीं। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। रिकॉर्डिंग होगी जर्नल में। जर्नल हमें कैसे पता होगा? हाँ तो फिर ट्राई क्यों कर रहे थे? नहीं पता होगा ना, मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना? तो मैं तो उनसे पूछ रहा था जो पढ़ चुके हैं अभी 2-4, आज ही तो गए थे हम स्कूल, आपको लगता है हम पढ़ने गए थे? ध्यान से देखना प्लीज। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहां पे होगी? जर्नल में। रिकॉर्डिंग होगी जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं आपका, सब डिविजन। सब डिविजन ऑफ जर्नल होता है। क्या होता है? सब डिविजन ऑफ जर्नल। सर ठीक है, वो तो सब डिविजन ऑफ जर्नल होता है, ये जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक होती है जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, बस इतना सा पता होना चाहिए। अभी जर्नल पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना? तो अभी क्या कर रहे हैं हम? अकाउंटिंग प्रोसेस की रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग कहां पे होगी? एक अकाउंटिंग बुक में। उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। तो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में क्या होती है? रिकॉर्डिंग। इनको कलेक्टिवली, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कहीं पे एंटर हो रही है, तो इसलिए जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिकॉर्डिंग कहां होगी, आप बोलोगे जर्नल, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप बोलोगे जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, तो आप मतलब A++ हो गए बस, ठीक है ना? तो जर्नल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका याद करना, याद रहा तो सब्सिडरी बुक्स भी। सब्सिडरी बुक्स भी एक पार्ट ऑफ जर्नल, सब डिविजन ऑफ जर्नल ही होती हैं। जर्नल भी एक सेपरेट चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स भी एक सेपरेट चैप्टर है। सब डिविजन ऑफ जर्नल की कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, कुछ नहीं, हमें बस नाम अभी सुन रहे हैं। हमारा फोकस तो क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस की सीक्वेंस क्या है। हो गई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड। अब ध्यान से देखना रिकॉर्डिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मेरी बीकानेर स्वीट्स, मेरी हल्दीराम से, बीकानेर स्वीट्स या हल्दीराम कोई भी हलवाई की दुकान है। पॉइंट कि मेरी ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं। हर 1 घंटे में 10-20 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, इतनी तो हो ही जाती है। हल्दीराम जाओगे तो हर घंटे क्या मतलब हर मिनट में 1-2 ट्रांजैक्शन हो रही होती है। पॉइंट इज ये क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अब क्या होगा, मैं कुछ भी लाइन बोलूंगा ना तो एक नया टर्म आ जाएगा, तो वो कुछ
शायद पता हो, शायद ना पता हो, तो वो मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम है बस ये बोलना आई डोंट नो। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं क्योंकि अभी हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो क्या किसी को पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ईयर, ईयर तो एक डेट नहीं होती, ईयर ईयर होता है। वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो थोड़ा तो सही था, ईयर है पूरा। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर के कर रहे होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। ये कैलेंडर ईयर क्या होता है? गुड। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो डाउट आ सकता है कि जब काम सिंपल हो सकता था तो इन्हें अलग से अपना कुछ नया बनाने की जरूरत क्या थी? कैलेंडर ईयर ही फॉलो कर लेते अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल ईयर क्यों फॉलो होता है इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। सबका 1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं है। हमारा बजट फरवरी एंड में आता है, हमारा बजट आता है फरवरी में, फिर वो एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर बजट की डेट चेंज हो जाए इन फ्यूचर कि दिसंबर में ही बजट लॉन्च होना शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि हम इन फ्यूचर जैन टू दिसंबर फॉलो करना स्टार्ट कर दें। एज ऑन डेट हम, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब पता चलेगा मैं क्यों ये बात आपको एक्सप्लेन करी। अब मैं कह रहा हूं अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। फर्स्ट अभी अगर फाइनेंशियल ईयर लास्ट खत्म हुआ 22-23, तो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022, एंड हुआ 31 मार्च 2023। पूरे साल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। हल्दीराम रन कर रहा हूं तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, यस और नो? कहां पे रिकॉर्ड हुई होंगी? वेरी गुड, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हुई होंगी। तो अगर मैं आपके सामने अपनी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन का जर्नल, फिजिकल मोड या ऑनलाइन मोड, तो भी ट्रांजैक्शंस तो बहुत ही सारी हैं, तो क्या जर्नल से आप ये बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? जर्नल, जर्नल से, उसके बाद कैलकुलेशंस करके नहीं, जर्नल से, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक से क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना? मेरी अकाउंटिंग का मेन पर्पस तो ये था, ये चेक करना कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या जर्नल वो पर्पस सॉल्व कर रहा है? हो सकता है, नो, ठीक है। दो ही तीन ऑप्शन है, यस, नो, आई डोंट नो। आई डोंट केयर भी हो सकता है। आई डोंट नो मतलब ये यस के साथ सर हिला के वही आई डोंट नो सेम आंसर है सर। हो सकता है जर्नल से प्रॉफिट पता चल सकता है, ये कह रहे हैं आप? हो सकता है, नहीं हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे प्रॉफिट चेक हो सकता है। आई थिंक यस, नो, नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट नो, पक्का नहीं हो सकता, ठीक है, गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जर्नल में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें तो ये लिखा होगा 1 अप्रैल को क्या खरीदा, जितने भी क्या खरीदा क्या बेचा, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, 365 डेज की ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन। इट्स लाइक कि आपके आंसर शीट्स हैं पूरे साल के, तो उससे क्या आपकी परसेंटेज पता चल रही है? उससे आपको करनी पड़ेगी ना कैलकुलेशन, टैबुलेशन करनी पड़ेगी। आंसर शीट से सारे आपके, मैं कह रहा हूं पूरे साल के सारे सब्जेक्ट की सारी आंसर शीट्स आपके सामने रख दूं, तो क्या उससे आपकी परसेंटेज पता चल रही है? उसको मैं डेटा को कहीं एंटर भी कर दूं, तो क्या उससे अभी परसेंटेज पता चल रही है? आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, प्रोवाइडेड दिस ऑल वर ऑफ द सेम वेटेज। तो जर्नल सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो डेट वाइज ट्रांजैक्शन एंटर करता जा रहा है, उससे आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल सकता। चलो ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तो नहीं पता चल सकता। क्या उससे आप मुझे ये बता सकते हो कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई होंगी? सेल्स का मतलब होता है सामान बेच के पैसा कितना आया। क्या जर्नल से, क्या जर्नल से आप मुझे ये बता सकते हो कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई?
सेल्स का मतलब होता है सामान बेच के आपने पैसा कितना रिसीव किया। जर्नल से बिना कैलकुलेशन करे क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि टोटल सेल्स कितनी हुई? नहीं बता सकते। तो क्या ये बता सकते हो कि टोटल परचेजेस के आपने जो सामान खरीदा वो कितने का खरीदा? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। जर्नल में तो बस ये बताना किस दिन क्या खरीदा, फिर आपको वो सारे, अच्छा इस दिन खरीदा, इस दिन खरीदा, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं पे टोटल अप करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि टोटल सामान कितना खरीदा। जर्नल से बता सकते हो कि बिना कैलकुलेशन करे, का मतलब समझ आ रही है? विदाउट फर्दर स्टेप्स बता सकते हो। क्या ये बता सकते हो कि टोटल सैलरीज कितनी दी एम्प्लॉइज को? नहीं बता सकते। सर ये भी नहीं बता सकते, फिर हम जर्नल बनाई क्यों ने? तो जर्नल इज द डेट वाइज रिकॉर्ड, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो बस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग के बाद होती है क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग के बाद होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। सिमिलर ट्रांजैक्शन मतलब सेल्स से सारी रिलेटेड, एक सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सैलरीज की एक पर्टिकुलर अकाउंट पे, पर्टिकुलर पेज पे ट्रांसफर कर दो, रेंट की एक पर्टिकुलर पेज पे ट्रांसफर कर दो। तो इसलिए रिकॉर्डिंग के बाद होती है क्लासिफिकेशन। तो क्या बिना रिकॉर्डिंग करे क्लासिफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपको फिर ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना कि पहले रिकॉर्डिंग होगी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, चलो ले आओ सारा डेटा, अब इसको क्लासिफाई करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, 11th के बच्चे एक तरफ, 10th के बच्चे एक तरफ, 12th के बच्चे, क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही जो एक पर्टिकुलर नेचर से रिलेटेड एक्सपेंस है वो सब एक जगह दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं उसका लेजर अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? लेजर अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन कहां पे होती है? लेजर में। कहां होती है? लेजर में। ओके। रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल। एंड सबसे और नहीं, एंड हिंदी वाला और है, ठीक है ना, इंग्लिश में एंड सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। कहां पे होती है क्लासिफिकेशन? लेजर में। ओके। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस so that they can be recorded in the journal and subsidiary books. Recording is just systematic process. It helps in entering the data in a systematic manner. सिर्फ डेटा एंटर हुआ है अभी। उसके बाद होती है उसकी क्लासिफिकेशन। हो गई क्लासिफिकेशन, आपके सामने आ रहा है टोटल सेल्स कितनी है, आपके सामने आ रहा है टोटल परचेजेस कितनी है, आपके सामने आ रहा है सैलरीज कितनी है, सब कुछ आ रहा है। क्या उससे प्रॉफिट पता चल सकता है आंतरिक? नहीं पता चल सकता। उसके बाद भी फर्दर कैलकुलेशन बाकी है। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। मतलब अभी कुछ करना पड़ेगा। इसमें तो मुझे ये नहीं पता चल रहा मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। क्यों? परचेज, जो हमने सामान खरीदा वो भी एक एक्सपेंस है, जो मैंने रेंट पे किया वो भी एक एक्सपेंस है, जो मैंने सैलरीज पे करी वो भी एक एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो अभी तो इनकी कंसोलिडेशन बाकी है। तो लेजर से तो बस ये पता चल सकता है कि अच्छा टोटल सेल्स कितनी है, अच्छा टोटल परचेजेस कितनी है, टोटल सैलरीज कितनी है। लेजर से ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह आ गई। ओके। तो अगर मुझे चेक करना है कि मैंने सैलरीज किस किस को दी, कब कब दी, तो मैं सैलरीज का लेजर अकाउंट देखूंगा। क्या देखूंगा? सैलरीज का लेजर अकाउंट। तो उसमें सिर्फ सैलरीज की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अगर मैं फर्नीचर का अकाउंट देखूंगा तो उसमें से फर्नीचर की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। बट क्या उससे मुझे प्रॉफिट या लॉस पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो उस क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समराइजिंग।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समराइजिंग। समराइजिंग, लेजर बुक का नाम है। लेजर जैसे जर्नल एक बुक का नाम है, लेजर एक बुक का नाम है जिसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्या होता है? मल्टीपल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। लेजर एक बुक का नाम है, लेजर एक बुक का नाम है जिसमें हर एक टाइप के आइटम के लिए सेपरेट पेज, अगर ज्यादा जगह चाहिए तो 2 पेजेस, बेसिकली सेपरेट स्पेस दी जाती है कि सैलरीज अकाउंट अलग, लेजर बुक का नाम है, लेजर के अंडर सैलरीज अकाउंट भी आ रहा होगा, उसमें सारी सैलरीज की 8 अप्रैल को इतनी दी, 7 मई को इतनी दी, पूरे साल की ट्रांजैक्शन एक ही जगह आ रही है सैलरीज से रिलेटेड। फिर आपने देखा फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, तो लेजर के अंडर ही एक और अकाउंट आ रहा होगा फर्नीचर अकाउंट, एक और आ रहा होगा लैंड एंड बिल्डिंग, एक और आ रहा होगा ऑफिस इक्विपमेंट्स, सबके सेपरेट 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 अकाउंट्स आ रहे होंगे। सर ये अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स उनके लिए एक सेपरेट जगह बना दी जहां पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए। अकाउंट इज अ प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शन विल बी प्लेस्ड, मतलब फॉर्मेट है। जैसे कि अब मैं आगे की बातें हैं, ये लेजर अकाउंट है, ठीक है ना, बट मैं कह रहा हूं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे फॉर्मेट की बात अभी नहीं करनी, मुझे बस ये समझ आनी चाहिए कि लेजर एक बुक का नाम होता है, उस लेजर बुक में सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पर्पस क्या है? उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह आ जाए, कन्वीनियंस। ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज अ प्रोसेस of recording, classifying, summarizing, whatever. What? Financial transactions. So first step is identification and measurement of those financial transactions. Then we record those transactions in the journal and subsidiary books. After recording, we do the classification. Even after classification, हमें अभी प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल रहा, क्लासिफिकेशन के बाद हमें क्या करनी पड़ती है? समराइजिंग। क्लासिफिकेशन के बाद क्या करनी पड़ती है? समराइजिंग। समराइजिंग 3 स्टेप्स में होती है, समराइजिंग 3 स्टेप्स में होती है। पहला होता है प्रेपरेशन, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इज द स्क्रीन विजिबल इन द लास्ट रो? विजिबल, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस, it is a statement, it is a statement which shows closing balances, which shows closing balances, अभी आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए totals of all the ledger accounts, of all the ledger accounts at one place, at one place. It is used to prepare the financial statements. It is used to prepare the financial statements. ट्रायल बैलेंस, अब आपने लेजर बनाया, लेजर में तो क्या है? सैलरीज का अलग, परचेजेस का अलग, सबका अलग अलग लेजर है। हो सकता है लेजर ही आपके 40-50 पेजेस का हो, क्योंकि सबके लिए एक सेपरेट सेपरेट पेज असाइंड होगा। तो पहले उसको समराइज किया जाएगा, पहले उसको समराइज किया जाएगा। सबसे पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या कहता है? एक स्टेटमेंट है, उसमें बस ये लिखा हुआ है सेल्स 50 लाख, परचेजेस 10 लाख, सैलरीज 8 लाख, उसका टोटल, कि एक ही स्टेटमेंट में सबके टोटल्स आ रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि आपने कब कब सामान बेचा, सेल्स कब कब हुई, तो सेल्स का लेजर देखो। आपको ये देखना है कि फर्नीचर आपने कब कब खरीदा, तो फर्नीचर का लेजर अकाउंट देखो। लेकिन अब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो लेजर से पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। मुझे तो टोटल से मतलब है ना, अगर मैं आपका एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहता हूं, तो आपने फर्नीचर कब खरीदा या कब बेचा उससे फर्क पड़ेगा, बस उस साल से रिलेटेड होना चाहिए। आपने 1 अप्रैल को बेचा या 5 अप्रैल को बेचा, अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉफिट और लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि पूरे साल के ट्रांजैक्शंस एक साथ समराइज करी जाती। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कि 31 मार्च, अगर आप 22-23 का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो 31 मार्च
2023 के बैलेंसेस क्या थे उस दिन तक, टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल परचेजेस कितनी थी, टोटल फर्नीचर पे कितना खर्चा हुआ, सबके टोटल्स आ रहे होंगे, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे। तो समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, दिमाग, क्या ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस पता चल सकता है? अभी भी नहीं पता चल सकता, पर कब पता चलेगा? अभी पता चलेगा बेटा। जर्नल एक सेपरेट चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स सेपरेट चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस लेजर एक सेपरेट चैप्टर है, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एक सेपरेट चैप्टर है। तो आप सोचोगे ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसलिए अभी डीपली तो जाना ही नहीं आपने, अभी तो सिर्फ आपको वन लाइनर्स पता होने चाहिए। हमें अभी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस की सीक्वेंस अंडरस्टैंड करना कि सर ऐसा क्यों कि क्लासिफिकेशन पहले नहीं हो सकती, रिकॉर्डिंग ही क्यों पहले हो रही है? जब तक आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर लोगे, क्लासिफाई क्या करोगे? सर ऐसा कैसे है कि समराइजिंग पहले नहीं हो सकती, समराइज क्या कर रहे हैं, पूरे साल में क्या हुआ, तो उसको आपके लिए लेजर बैलेंसेस चाहिए, फिर समराइजिंग होगी। तो समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कोई डाउट? नाउ कम्स द एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर बनती है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बन रही है? मैं इसमें नीचे लिख रहा हूं ताकि आराम से जगह की कोई कमी ना रहे। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट पहली बात बना क्यों रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी, टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट्स का नाम बता रहा हूं, बस स्टेटमेंट्स का नाम बता रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती है, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी, इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दो पार्ट्स में बनती है इनकम स्टेटमेंट, अलग बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पूरी 11th का सबसे बड़ा चैप्टर ही ये होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी एक सेपरेट चैप्टर है। इनकम स्टेटमेंट इज टू प्रिपेयर, इज टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। फिर होता है पोजीशन स्टेटमेंट। क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। सर ये दो अलग चीजें हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? क्या ये दो अलग बातें हैं? बिल्कुल अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना। प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस साल की परफॉर्मेंस, कि उस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन होती है एज ऑन डेट, आपके पास टोटल कितना है पैसा, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, टोटल बैंक बैलेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप सोचना कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, हवा में बातें कर सकते हैं। तो बताओ बेटा, आपके 31 मार्च 2023, ठीक है ना, लास्ट ईयर क्लोजिंग में आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस क्या था? इमेजिनरी फिगर्स 50 करोड़, ठीक है। अब हंस क्यों रहे हैं? ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 50 करोड़, क्या अगर आपके बैंक में 50 करोड़ हैं, हेलो, सोचिए 50 करोड़ के, कुछ और बोल देता है यार, मैं सुनती तो तेरी बात ढंग से, ने तो खत्म ही कर दिया। प्लीज फोकस। आपके बैंक में 50 करोड़ हैं, आपके बैंक में अब, ठीक है ना, 31 मार्च 2023 को। क्या जरूरी है कि सारे के सारे पैसे उसी साल कमाए हो? नॉट नेसेसरी। क्या पता आपने 2016 में कमाए हो, तब से बैंक में ही पड़े हैं, तो क्या बैंक से अपने आप गायब हो जाएंगे? बैंक बैलेंस तो फिर भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैंक बैलेंस तो ये बता रहा है कि आपके बैंक में पैसा कितना है। बैंक बैलेंस तो आपका बैंक बैलेंस है कि बैंक में पैसा कितना है। क्या जरूरी है कि सारा का सारा उसी साल कमाया हो? नो, हो सकता है उसी दिन कमाया हो सकता है कि 10 साल से कमाया हुआ था, मैंने छोड़ दिया, काम करे हुए तो मुझे 10 साल हो गए, कुछ भी हो सकता है। आपके पास प्रॉपर्टी है,
कितने की प्रॉपर्टी है आपके पास? बैंक बैलेंस 50 करोड़ है, तो प्रॉपर्टी कितने की है? 100 करोड़। सुन, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो सारे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने उसी साल जनरेट करी? इज इट नेसेसरी? नो। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपके पास आपकी टोटल वर्थ क्या है। जैसे बोलते हैं ना, एलोन मस्क की नेट वर्थ 190 करोड़, 190 बिलियन, ठीक है ना, 190 बिलियन डॉलर्स, और आगे पीछे होते रहते हैं ये सब। नाउ द पॉइंट इज दैट इज द नेट वर्थ एज ऑन डेट, टोटल वर्थ कितनी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बताती है टोटल वर्थ ऑन अ पर्टिकुलर डेट, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है उस पर्टिकुलर साल की परफॉर्मेंस। तो दो अलग चीजें। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? वेरी गुड, एक पर्टिकुलर पीरियड की परफॉर्मेंस। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? ओवरऑल। हम बोलेंगे सर ओवरऑल पोजीशन क्या है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कोई डाउट? समझ आ रहा है थोड़ा या पूरा? गुड। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर चेक करनी है तो कहां से पता चलेगी? इनकम स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल पोजीशन अगर चेक करनी है बिजनेस एंटिटी की तो कहां से पता चलेगी? पोजीशन स्टेटमेंट से। पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो आपने नाम तो कुछ लोग यूज कर रहे थे, कहीं भी फिट करने की कोशिश कर रहे थे, बट हर एक का पर्पस अलग होगा। तो बैलेंस शीट is a statement which shows financial position of the business entity on a particular date. Trading and profit and loss account, they tell us about the profitability of the business for a particular period. Financial position होती है on a particular date. On a particular date मतलब 31 मार्च 2023 को आपकी ओवरऑल वर्थ क्या थी, ठीक है ना। एक दिन की, एक दिन की नहीं, उस दिन पे मेजर कर रहे हो कि आपके पास टोटल क्या है प्रॉपर्टी, टोटल आपके लोन्स कितने हैं, तो सब कुछ कंसिडर किया जाता है आपकी नेटवर्थ एसरटेन करने के लिए। तो समराइजिंग में इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट दो अलग अलग चीजें बन रही हैं। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? कि टू एसरटेन, वेरीफाई नहीं, टू एसरटेन और टू कैलकुलेट क्या? गुड, वेरी गुड। टू एसरटेन प्रॉफिटेबिलिटी और टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? ए डबल ए। पोजीशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? बी। नो, प्रॉफिट वर्ड ही नहीं यूज होगा। टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर बोले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, तो वो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है। अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ business transactions of financial transactions, then they are entered in the books. First step, मतलब first actual step is record. लग रहेगा ना एग्जाम में, which is the first step of accounting process? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ही रहेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ही रहेगा फर्स्ट स्टेप। फिर रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है रौनक? जर्नल। जर्नल भी सही, बिल्कुल आंसर परफेक्ट है। बेटर हो सकता है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। हो गई जी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग से तो सर सिर्फ एक हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी डेट वाइज, कुछ और खास इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं, वो तो बस एक रिकॉर्ड है। तो फिर हमने क्लासिफाई करा ट्रांजैक्शंस को। क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग। Very good, perfect answer. Grouping of similar transactions at one place or grouping the transactions on the basis of their similarity. कहाँ पे होती है क्लासिफिकेशन? लेजर में। लेजर में क्या होता है? सबके सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ लेजर क्लियर है? ठीक है। लेजर का पर्पस क्या है? एक आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक ही जगह पे दिखाई जाए, कन्वीनियंस। क्या लेजर से प्रॉफिट पता चल रहा है?
नहीं पता चल रहा, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? समराइजिंग। समराइजिंग 3 स्टेप्स में होती है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग? इशिका, फर्स्ट स्टेप, वेरी गुड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको कोई नई बात तो बता ही नहीं रहा, वो तो जो ऑलरेडी लेजर बन चुका है उसके फाइनल बैलेंसेस बता रहे हैं, बट ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है हमें, इसीलिए समराइज करना जरूरी है कि सबके फाइनल क्या रहा टोटल। समझ आई बात? तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच जस्ट शोज द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, but it is used to prepare the financial statements. Financial statements will be prepared in 2 parts: income statement and position statement. Income statement क्या है? वो फर्दर 2 पार्ट्स में बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होते हैं मुझे ही नहीं पता, ठीक है ना, मैं बता ही नहीं रहा अभी, आपको बस नाम पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होती है, उसमें 2 चीजें बनती हैं। जितने मीनिंग पता होने चाहिए ना वो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, जो नहीं पता होने चाहिए वो मैं आपको खुद बोलूंगा, अभी नहीं आया उसका टाइम, हौले हौले, ठीक है ना, सब करना पड़ेगा, बट सीक्वेंस बहुत जरूरी है, किस ऑर्डर में। समराइजिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस बन गया, इनकम स्टेटमेंट आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी चेक हो गई, पोजीशन स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई। क्या बनाया पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या है? कोई बात नहीं, ट्राई, उससे कोई वो नहीं हो रहा, बस सिंपल। नेक्स्ट क्लास में ना बता पाओ तो गलत बात होगी, जो मैं पढ़ा चुका हूं वो ना बता पाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो अभी सुना है इट इज परफेक्टली फाइन, कि नहीं बता पाए यही थोड़े ना, दिमाग में और बहुत चीजें हैं, बट नेक्स्ट क्लास में क्लियर है ना, इतना एक्सपेक्टेशन रहेगी। बोलो बेटा, आई, आई फॉर एन आई, जो मन करे बता दे बेटा। कोई कुछ बताना चाहती है? हाँ, सो बोलते कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, कोई तो बोला था हिंदी में, ध्यान से देखना। फाइनेंस, हाँ सॉरी मैं वही आंसर ही ना बोल दूं। फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसका नाम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट को एक और नाम दिया जाता है, जो आपने आंसर पहले दे दिया था किसी और चीज के लिए। हाँ, जब मैंने पूछा था कि ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है तो आपने कहा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? हाँ बोलो, ट्राई करो ना, मतलब उसी क्वेश्चन से आंसर बनाने की आदत बदल दो, कि अगर मुझे कुछ भी नहीं बताता ना मैं क्वेश्चन से आंसर बना के छोड़, मतलब खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसी से मैं आंसर क्रिएट कर दूंगी, ठीक है ना, प्लीज ऐसा ना करें। तो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है ट्रांजैक्शन? सोचे, दिमाग पे जोर तो डालें, विजुअलाइज कि अभी सुना था, हाँ थोड़ा सा। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं कहाँ पे? यस यस यस, आगे वाले डर जाएंगे। ओके, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, समराइजिंग हो गई, समराइजिंग हो गई, उसके बाद होती है, क्या होती है, तो खत्म नहीं हुआ अभी इनका ये प्रोसेस। नॉर्मल बिजनेस के लिए ईयरली होता है, नॉर्मल बिजनेस के लिए ईयरली होता है, एनुअल प्रोसेस होता है, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको क्वार्टरली करना पड़ता है, हर 3 महीने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शेयर करनी होती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है उसमें। नॉर्मल बिजनेस के लिए ईयरली होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए क्वार्टरली, क्योंकि पब्लिक मनी इन्वेस्टेड है, पब्लिक के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी जरूरी है कि भाई साहब डूबने वाले, निकालने हैं तो निकाल लो पैसे, कल को हमें मत बोलना कि बताया नहीं था, तो बताना जरूरी है। समराइजिंग, समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दिस इज द स्टडी पार्ट। कि हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी, आपके सामने रखी गई हैं, बताओ कैसी रही परफॉर्मेंस, एनालाइज, यूर एनालाइजिंग, एनालिस्ट बनते हैं बहुत अच्छे खासे लोग, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम भी एनालिसिस ही होता है। यू एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस,
क्या आप एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है ना, कि इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग। अगर आप किसी और बिजनेस की कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, आप उसमें इन्वेस्ट करने चाहे, इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है वो कंपनी। अपने बिजनेस के एनालिसिस कर रहे हो तो ये कर रहे हो कि हमारी ग्रोथ जितना हमने प्लान किया था उतनी हुई कि नहीं हुई, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं विच शुड बी रिवॉर्डेड, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। सिंपल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 12th का कॉन्सेप्ट रहेगा। 11th का जो स्कोप ऑफ सिलेबस है, इट एंड्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट स्टिल मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट स्टेप इज communicating. Last step is communicating. किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, communicating the results, the financial results to the various users. आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ सकती है इंफॉर्मेशन, आपको अपने गवर्नमेंट चेक करना चाहिए ना कि भैया टैक्स अपने पूरा जमा करा कि नहीं करा, तो गवर्नमेंट के साथ तो आपको करनी ही करनी है। बैंक से अगर लोन्स बोरो कर रखे हैं तो बैंक्स के साथ करनी पड़ सकती है, आपने इन्वेस्टर्स हैं पैसे लगा रखे हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ करनी पड़ सकती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ करनी पड़ सकती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं हु हैव द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स कि देखो मैंने अच्छा किया है, मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। एक होता है इन्वेस्टर जिसने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हो सकता है कि मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। ओके, तो ये था अकाउंटिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनेंगे। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे हुई, रिकॉर्डिंग कहां पे हुई, वेरी गुड, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आंतरिक, रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप वेरी गुड, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहां हुई, लेजर में। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग। समराइजिंग में पहले प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन द प्रॉफिटेबिलिटी जिसके लिए बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर समराइजिंग का लास्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड द पोजीशन स्टेटमेंट कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समराइजिंग हो गई। समराइजिंग के बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, इट इज कम्युनिकेटिंग। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज द बैलेंस शीट। एंड प्रोडक्ट, लास्ट जो स्टेटमेंट बनी दैट वाज द बैलेंस शीट। उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं बन रही, एनालिसिस हो रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, कोई नई स्टेटमेंट नहीं बनी उसमें। वो आगे जाके देखेंगे हम, एनालिसिस के टूल्स होते हैं कुछ, बट एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज द बैलेंस शीट। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, इस कहानी में हमने क्या क्या सीखा। दिन की शुरुआत ही किससे हुई थी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। अब आप ये सब कवर कर पाएंगे। Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting. क्या? The financial transactions. So the financial transactions covers the identification and measurement part. The financial transactions and eventually communicating the results to the users thereof. तो अब डेफिनेशन से रिलेट कर पा रहे हैं हम, तो अब सीक्वेंस भी बननी चाहिए। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग व्हाट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। बस इतना ही काफी है अकाउंटिंग में, डेफिनेशन में बस उतना ही, बाकी सब सेम है, सिमिलर है, जस्ट रीड वंस, इतना ही काफी है याद करने के लिए। अब ध्यान से देखना, अकाउंटिंग प्रोसेस आपका क्लियर है, इसमें कुछ मुझे बोलना तो नहीं है सर, और कितना बोल, और साथ में आपने क्या कवर कर लिए, एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, measuring the identified transaction, measuring in terms of money.
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिकॉर्डिंग। कहाँ होती है रिकॉर्डिंग? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल। हम आगे जाके सीखेंगे जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में हो रही है रिकॉर्डिंग, खुद ही बता देंगे ये। नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ पे हो रही है? लेजर। नेक्स्ट स्टेप, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या बनाया हमने सबसे पहले? ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट्स। मैं ऑलरेडी सारी बातें लिख चुका हूं। और बैलेंस शीट बनती है फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन। हो गई समराइजिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेटिंग। जितना भी मैं बोलूंगा जो काम का होगा वो सब इसमें रिटर्न भी होगा। तो आपको समझना है, पहला स्टेप होगा समझना, याद करने की कोशिश मत करना। याद इतना कि वन लाइनर कि बोल पाओ जब मैं पूछूं, ठीक है ना? इनिशियली आपका टारगेट वही रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो अभी आपका टारगेट नहीं है। समराइजिंग क्या होती है वो आपका अभी टारगेट है। ओके सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टारगेट क्या है? तो फिर जनरल मीनिंग कि ट्रेडिंग अकाउंट इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, इतना पता होना चाहिए। पीएनएल अकाउंट उसका भी पर्पस सेम है। आराम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए।